हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले एक अध्याय संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें पहला तथ्य है भारत में लोक सेवाओं सिविल सर्विसेज का जन्म ब्रिटिश शासन काल में उनकी महत्वाकांक्षाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ। कंपनी के शासन काल में भारत में लोक सेवकों का चयन हेलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज ने लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया। इसके अनुसरण में भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। मैकाले ने प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष नियत किया था। 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष कर दिया गया। 1865 में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। 1866 में न्यूनतम आयु सीमा को भी 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया। अतः भारत में सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में एक प्रबल आंदोलन सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। सन 1886 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाए या नहीं तथा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए या एक साथ ली जाए या नहीं। इस सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एचिसन कमीशन की नियुक्ति की गई। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया, लेकिन परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष करने का सुझाव दिया। फलस्वरूप 1892 में निम्नतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1906 में लंबे संघर्ष के बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की आयु निम्नतम 22 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष निश्चित की गई। इस्लिंगटन आयोग, जिसकी नियुक्ति 1912 में लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का भी सुझाव दिया था। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सेवा के उच्च पदों में से 1/3 पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में सन 1922 में आयोजित हुई। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि 1855 से 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिविल सेवाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। वे सेवाएं जो भारत की केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थीं, उन्हें केंद्रीय सेवाएं नाम दिया गया। इन सेवाओं में नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं को नाम दिया गया। इसकी नियुक्ति भारत मंत्री करता था। तीसरी प्रकार की सेवाएं प्रांतीय सेवाएं थीं, जिनका नामकरण उनके अपने अपने प्रांतों के अनुसार किया गया था। ली आयोग, इसके सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य थे। सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कर दिया गया। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए, जिसमें पहला तथ्य है देश का आर्थिक मंत्रिमंडल किस आयोग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है योजना आयोग को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत में नियोजन या प्लानिंग द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला फैक्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कौन कौन से मंत्री योजना आयोग के पदेन अंशकालिक सदस्य होते हैं, तो इसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं। अगला फैक्ट है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला फैक्ट है भारत में किस संस्था की स्थापना योजनाओं के संबंध में संघ तथा राज्यों के बीच समायोजन स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है, तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। किस संस्था के माध्यम से राज्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में सहभागी बनाया गया है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से। योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। अगला फैक्ट है किस संगठन को संशोधित रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, तो यह है परामर्शदात्री नियोजन मंडल को। परामर्शदात्री नियोजन मंडल का गठन कब तथा किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था परामर्शदात्री नियोजन मंडल का गठन। किस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। लोक सेवाओं के प्रकार, यहाँ पे हम देखेंगे लोक सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें भारतीय संविधान में कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ लोक सेवाओं की उस सामान्य योजना को स्वीकार कर लिया गया जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित थीं। पहले के समान देश की सेवाएं 3 भागों में विभक्त हैं, किंतु इनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया। ये 3 सेवाएं अग्रलिखित हैं, जिसमें पहली है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं उन्हें कहा जाता है जिनके अधिकारी केंद्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं, जबकि सेवाएं राज्यों में देते हैं। यह संघ एवं राज्यों के लिए साझा सेवा है। अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड 2 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया था। सन 1966 में भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यथा जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, और भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय तथा भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण मंत्रालय तथा वन मंत्रालय इसके कंट्रोलर या नियंत्रण प्राधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि 1963 में 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव
पारित किया गया था। भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियर सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य सेवा। परंतु सिर्फ एक नई सेवा भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु कदम उठाने का निर्देश संघ सरकार को दिया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न राज्यों के कैडर में सेवा के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार इन पर राज्यों तथा केंद्र दोनों के अधीन काम करने की जिम्मेदारी होती है। अखिल भारतीय सेवा का यह स्वरूप भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है। इस समय 3 संयुक्त कैडरों सहित कुल 24 राज्य कैडर हैं। 3 संयुक्त कैडर हैं कौन कौन से? असम और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश और गोवा तथा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश। जिसमें दूसरा है केंद्रीय या संघीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज। केंद्रीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं। इसके सदस्य भी केंद्र द्वारा ही नियोजित होते हैं। ये अपनी सेवाएं सिर्फ केंद्र सरकार को देते हैं। इन सेवाओं में 4 प्रकार के सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी श्रेणी का कर्मचारी कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। तृतीय श्रेणी में दफ्तर के लिपिक जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, पेशकार तथा अन्य छोटे दर्जे के अधिकारी होते हैं। चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, फर्राश तथा दफ्तरी आदि होते हैं। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों कंडीशन ऑफ सर्विसेज को विनियमित करने के लिए विधि संसद द्वारा बनाई जाती है, जो कि कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में। अगला बिंदु है राज्यों की लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट्स। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सभी अन्य कर्मचारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य होते हैं। अतः राज्य के अधीन कार्य करने वाले समस्त पदाधिकारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य नहीं होते हैं। उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति तथा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर, जिलाधीश, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और राज्य के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिव आदि भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के सदस्य होते हैं। राज्य सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के तहत विनियमित या रेगुलेट होती हैं। ये अनुच्छेद 309 में उल्लिखित किया गया है। अगला फैक्ट है, क्या आप जानते हैं, शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से माना जाता है। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की अवधारणा सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया की रचना प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई, में अभिव्यक्त हुई थी।
अगला बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में किया था। बम्बई के उद्योगपतियों द्वारा 1944 ईस्वी में निर्मित बॉम्बे प्लान श्रीमन्नारायण द्वारा 1944 में तैयार की गई गांधीवादी योजना, 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा निर्मित जन योजना पीपुल्स प्लान तथा 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिशें भी नियोजित आर्थिक विकास से ही संबंधित थीं। भारत सरकार ने 1944 में एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला था, जिसका कार्यकारी सदस्य आरदेशिर दलाल को नियुक्त किया गया था। क्या नाम था? आरदेशिर दलाल। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। भारत में योजना आयोग का गठन उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसका समापन किस तिथि को किया गया योजना आयोग का, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा। भारत की प्रमुख लोक सेवाओं के विषय में देखेंगे। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। और है केंद्रीय सेवाएं, इसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आबकारी सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता सेवा और भारतीय चुंगी एवं केंद्रीय एक्साइज सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा अकाउंट्स सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा और मिलिट्री भूमि एवं छावनी सेवा तथा भारतीय अध्यादेश फैक्ट्रीज सेवा व केंद्रीय सूचना सेवा, ये इसमें सम्मिलित हैं। और राज्यों की सेवाओं के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक सेवाएं, राज्य पुलिस सेवा, राज्य ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा, राज्य शिक्षा सेवा, राज्य कोऑपरेटिव सेवा, राज्य नियोजन सेवा, राज्य कारागार सेवा व राज्य वाणिज्यिक कर सेवा, ये इसमें सम्मिलित हैं। क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत पुनः एक बार हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसमें पहला फैक्ट है सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि की रचना करी थी और ये नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के बड़े भाई थे कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस का विस्थापन खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में प्रोविंशियल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखने का समर्थन किया और इसका नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS करने का सुझाव दिया। इस प्रकार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्वतंत्रता से पहले इंडियन पुलिस सर्विस को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का पहला बैच 1946 में सशस्त्र सेना के उन अधिकारियों में से भर्ती किया गया था जिसे भंग डिमोलाइज्ड कर दिया गया। इन्हें अप्रैल 1947 में स्थापित IAS ट्रेनिंग स्कूल मेटकॉल्फ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। उत्तर भारत से इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति सर सादीलाल अग्रवाल थे। वे 5 सितंबर 1902 को चुने गए, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने सेवा से रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया था। वास्तव में सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में शुरू हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत पहला तथ्य है कि इस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। ये योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें प्रधानमंत्री,
सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य। भारत की कौन सी संस्था सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सर्वोत्तम उदाहरण है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सर्वोच्च मंत्रिमंडल सुपर कैबिनेट कहा है? तो ये कहा है के संथानम ने। केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिश हेतु गठित सरकारिया आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके कौन सा नाम रखे जाने का सुझाव दिया था? तो ये कहा था राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद। अगला है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना जो चली 1951 से 56 के दरमियान। हैरड डोमर मॉडल ये पहली पंचवर्षीय योजना भारत की थी। संविधान के लागू होने पर कौन कौन सी संपत्ति और आस्तियां एसेट संघ की सरकार को प्राप्त हुई? तो ये था भारत डोमिनियन की सरकार तथा देशी राज्यों में निहित संपत्ति व आस्तियां, जो कि अनुच्छेद 294 में भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित किया गया है। प्रांतीय सरकार के अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं संविधान के लागू होने पर किसके अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं बन गईं? तो ये संबंधित राज्य सरकार की बन गईं। अगला फैक्ट है, संविधान लागू होने के बाद राज्यगामी, व्ययगत या स्वामी विहीन संपत्तियां किसे प्राप्त होती हैं? यदि किसी राज्य में है तो उस राज्य सरकार को, अन्य स्थिति में संघ सरकार को ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 296 में उल्लिखित है ये। भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय, मग्न तट तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की भूमि, खनिज और मूल्यवान चीज़ों पर संविधान द्वारा किसे अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये संघ सरकार को अनुच्छेद 297 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। संघ सरकार द्वारा कोई संविदा किसके नाम से की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और राज्य द्वारा राज्यपाल के नाम से ऐसी संविदाएं की जाती हैं। अगला फैक्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 300 का के तहत। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये आपके लिए। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, संविधान के किस भाग के तहत वर्तमान में संपत्ति का अधिकार दिया गया है? तो ये भाग 12 के तहत अब समाहित किया गया है। अगला फैक्ट है, संपत्ति के अधिकार को किन अनुच्छेदों के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त था? तो ये अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 तथा अनुच्छेद 31 के तहत ये पहले प्राप्त था, किंतु अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किस प्रकार वंचित किया जा सकता है? तो ये संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि द्वारा या कानून बनाकर। अगला फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पूरे भारत में व्यापार करने तथा आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु संसद को इस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। संसद किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो ये लोकहित में या पब्लिक इंटरेस्ट में अनुच्छेद 302 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 302 के अंतर्गत ये ऐसा प्राधिकार समाप्त कर सकती है या इस पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। ये हमारा आज का अंतिम फैक्ट था। अगला वीडियो हम देखेंगे कुछ समय पश्चात। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो की
जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।